इस वक्त चर्चा में खास मेहमान राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं नवीन शर्मा जी हमारे साथ हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नवीन जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपको बता दें एनडीए को कांटे की टक्कर इंडिया गठबंधन से मिल रही है। तो अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं, ये तस्वीर हम आपको बताते जा रहे हैं। तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजस्थान से नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। जी जी, बहुत धन्यवाद। नवीन जी, स्थिति जिस तरीके से एग्जिट पोल कह रहे थे, बीजेपी की बढ़त की बात की जा रही थी, बीजेपी की बिल्कुल एक तरह से जिस तरह से 400 पार की बात कर रहे थे, 350 के ऊपर की बात आंकड़े कर रहे थे एग्जिट पोल के, लेकिन इस वक्त स्थिति बड़ी, अभी तक की जो स्थिति है वो बड़ी कांटे की टक्कर वाली है। इस स्थिति को देखते हुए क्या कहते हैं, क्या रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं सर? देखिए सर, 8:30 बजे से अभी 11 बजे का टाइम है, 2-2.5 घंटे का समय निकला जी। 8:30 तक तो पोस्टल बैलेट आपके चल रहे, ईवीएम को 8:30 बजे खोला गया। उसके बाद अभी 2-2.5 घंटे अभी गुजरे हैं। अभी हमें और आपको दोनों को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। अच्छा, राजस्थान की अगर बात सर, राजस्थान की अगर बात कर लें, राजस्थान में क्या स्थिति आपको लग रही है इस वक्त? राजस्थान में मैं वापस से आपको वही बात कहूंगा, 25 से 25 सीटों का दावा हम लोग कर रहे हैं। आप धैर्य बनाए रखिए, अभी पिक्चर बाकी है। अभी 2 घंटे व्यतीत हुए, एक्चुअली जी जी। काउंटिंग चलते हुए 2 घंटे व्यतीत हुए। आप खुद इस बात को समझिए। आपका नाम मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं आपको नाम से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहूंगा। नाम अनुराग जी, अनुराग। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, एक लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाओं का उनके ईवीएम का कंटिन्यूसली खुलना और उनका एक्सपोज होना, इस समय थोड़ा टाइम लगने है। हमको आपको धैर्य रखना चाहिए। शाम तक आपको बेहतर नतीजे भारतीय जनता पार्टी के देखना। नहीं सर, वो तो है, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े और आकलन की बात करते हैं, जब हम एग्जिट पोल्स की हम बात करते हैं, एग्जिट पोल तो जिस तरीके से कह रहे थे और उसको देखकर बिल्कुल ही तैयारियां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कर ली, जीत के जश्न की तैयारी कर ली कि एक बहुत बड़े अंतर से हम जीत दर्ज करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उस चीज़ को झुटलाया था कि ये जो एग्जिट पोल्स हैं, ये एग्जिट पोल्स नहीं है, ये मोदी पोल्स हैं, और उसको देखते हुए अभी भी आश्वस्त मान रहे हैं इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं कि सरकार तो हमारी ही आनी है। इसको लेकर क्या कहेंगे? इस आंकड़ों को देखते हुए इन जो ये नज़रिया है इंडिया गठबंधन के नेताओं का, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन के नजरिए के बारे में मुझे कुछ कहना इस मतलब मुनासिब नहीं लग रहा, क्योंकि खाली कयासों से कुछ होने वाला नहीं। आप बात कर रहे थे कि आप जश्न की तैयारी कर रहे हैं, वाकई जश्न की तैयारी कर रहे हैं। हम और आप शाम बहुत अच्छे से भाजपा की जीत का जश्न मनाने वाले। मैं मेरी बात दोबारा से आपको दोहरा, 2 घंटे जी, सिर्फ 2 घंटे में अगर इन्हें लगता है 2 घंटे में कुछ बढ़त इनकी हो गई, तो अगर इन्हें लगता है कि साहब अब बीजेपी अपनी बढ़त नहीं बना पाएगी, सीटें नहीं आ पाएंगी, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी, ये बहुत बड़ी गलतफहमी। भाजपा वापस से बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। आप मुझे एक एवरेज अगर बताइए अनुराग, अगर आपके पास टेक्निकली डाटा कुछ अवेलेबल, तो आप मुझे बताइए कि कितना % ईवीएम अभी एक्सपोज हो चुकी हैं, खुल चुकी हैं, कितना % बकाया है। क्या आपको लगता नहीं है कि अभी 50% परिणाम तो भी पैक पड़ा है? नहीं, मैं तो मान के चल रहा हूँ सर, 50% से ज्यादा का परिणाम अभी बचा हुआ है, ज्यादा परिणाम अभी बैक पड़ा है। और इस पर अगर खुशी मनानी है तो फाइनली देखिए, भाजपा तो शाम को अपनी खुशी अच्छे से मनाने वाली है, आप सब लोगों के साथ, भारत की जनता के साथ। और अगर विपक्ष को ऐसा लगता है, इंडिया गठबंधन को ऐसा लगता है कि नहीं साहब, ये जो अभी 2 घंटे का जो रिजल्ट आया है, इसी में बस सब कुछ हार जीत होगी, तो उनको फिर पटाखे फोड़ लेने चाहिए। क्योंकि मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी को अपने पटाखे शाम विजयश्री के साथ फोड़, ये मुझे पूरा विश्वास। नहीं सर, लेकिन जिस तरीके से अभी तक के हम लोगों ने जो चर्चा की है, अभी जो राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे साथ मौजूद रहे उनसे हमने चर्चा की है, इस बार एक चीज़ निकलकर सामने ये आई है कि जिन मुद्दों पर बीजेपी इस बार चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, जिन मंचों से जिस तरीके की बातें की गई थी, उसके सामने अगर विपक्ष की बात की जाए, विपक्षों ने जिस तरह के मुद्दे उठाए, अग्निवीर योजना को लेकर उठाए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठाए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो उठाए गए,
कहीं ना कहीं उस पर जवाब देता बीजेपी को बने कहता है ना कि पहले एक सिनेरियो जो था बीजेपी सेट करती थी, सवालों की चीजें सेट करती थी बीजेपी और विपक्ष जवाब देता था। इस बार थोड़ा सा उल्टा देखने को मिल रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं। जी जी, तो आपका ऑडियो कट हो रहा है एक्चुअली, वापस से एक बार आप रिपीट करेंगे तो जी मैं बिल्कुल प्रॉपर जवाब आपको। जो राजनीतिक विश्लेषक है सर, हमने उनसे जब बात की है और इस पूरे चुनाव के दौर को जब हमने देखा है, तो पहले एक दौर हुआ करता था 2014-2019 में, जब मंचों से बीजेपी के लोग जो है वो अपना मुद्दा सेट करते थे और उस पर जवाब विपक्ष को देना पड़ता था। लेकिन इस बार कई चीज़ों को लेकर, जैसे अग्निवीर योजना हो गई और देखा जाए तो लोगों के बेरोजगारी को लेकर बात की गई, महंगाई को लेकर जो मुद्दे उठाए गए हैं उसके इंडिया गठबंधन की ओर से, जो विपक्ष की तरफ से, उन पर बीजेपी सफाई देती नजर आई। आरक्षण के मुद्दे को कहीं ना कहीं उठाया गया, उन पर सफाई देती बीजेपी नजर आई। तो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि इस बार जो चीजें, थोड़ा सा सिनेरियो बीजेपी के लिए चुनाव में बदला है। इससे पहले जो पिछले 2 चुनाव हुए 2014-2019, उसमें विपक्ष के पास कुछ था ही नहीं, विपक्ष केवल जवाब देती घूमती रहती थी। जी 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 अनुराग, ये लोकतंत्र की सुंदरता है कि विपक्ष को सवाल करने का मौका मिल रहा है, मिलना भी चाहिए। मैं इसमें कोई गलत नहीं समझता, यही लोकतंत्र की सुंदरता है। विपक्ष में चाहे कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, एनडीए हो, इंडिया गठबंधन हो, कोई सी भी पार्टी हो, विपक्ष को सवाल करना चाहिए और सवाल के जवाब सत्तारूढ़ पार्टी को देना चाहिए। यही तो लोकतंत्र की सुंदरता। अब कभी ऐसा रहा हो कि एक दौर ऐसा गुजरा कि विपक्ष अपने खुद के मनमानस को संतुलन में नहीं कर पा रहा, तो किसी से क्या प्रश्न पूछ पाए। एक सदमा जो कांग्रेस पार्टी ने झेला है, वो सदमे को झेलने के बाद जब पार्टी को लगा कि अब थोड़ा हमें वापस से अपने को स्टैंड करना चाहिए, तो पार्टी का जब दिमाग ठिकाने आया, पार्टी का जब होश ठिकाने आया, तो विपक्ष ने प्रश्न पूछना चालू की। प्रश्न पूछे गए, उनके जवाब दिए गए मंचों। मैं तो अभी भी नहीं मानता, आप कह सकते हैं, मैं नहीं मानता कि कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के चितवन अभी भी ठिकाने। रिसेंटली आपको याद होगा कि अभी महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका भी रिसेंटली बयान था माननीय द्रौपदी मुर्मू के जो है भगवान श्री राम मंदिर के विग्रह में वो दर्शन करने के उपरांत उनका बयान था कि मंदिर को शुद्धिकरण की आवश्यकता। तो ये जो सारा मामला है, ये सारा मामला इसका है। अच्छी बात है, विपक्ष को सवाल करने चाहिए। विपक्ष ने, देखिए ऐसा है कि सत्तारूढ़ पार्टियां हमेशा 100% रहेंगी, चाहे भारतीय हो, जनता पार्टी हो, कांग्रेस, 100% नहीं हुआ। लेकिन विपक्ष ने कभी इस पर प्रश्न नहीं किए। हम कभी 90 थे, हम 99 इस पर प्रश्न नहीं आए पिछले 10 साल के पीरियड में या पिछले दशक में। तो मैं ये मानता हूं कि विपक्ष उस वक्त तक स्थिर मन मानसिकता नहीं। बाकी आने वाले समय में वापस सरकार बनने वाली है, हम वापस ये चाहेंगे। लोकतंत्र की ये सुंदरता। अच्छा नहीं नवीन जी, वापस से सरकार बनेगी ये तो चलिए मान लिया, बीजेपी के सब आप भी कह रहे हैं और बीजेपी के सभी नेताओं से हमने जब बात की तो वो भी ये कह रहे हैं। लेकिन 400 पार का जो नारा था, क्या वो 400 पार का आंकड़ा जो है, देखिए उसको हम था तो नहीं कह सकते जी, उसको था क्यों कह रहे हैं आप अनुराग? क्योंकि अभी तक वो परिपूर्ण नहीं हुआ है सर। जब वो परिपूर्ण हो जाएगा तो हम उसको कह देंगे आपका जो नारा, आपने जो नारा लेके चले थे वो परिपूर्ण हुआ। 50% बैलेंस है जी, 50 मोर देन 50% बैलेंस है, हम उसको था नहीं बोल सकते। जी जी, वो नारा है। शाम को हम लोग बहुत बहुत अच्छे तरीके से जीत का जश्न मनाने वाले। बाकी लोकतंत्र का जो आदेश है सिरोधार्य है। कभी भी लोकतंत्र की यही तो सुंदरता कि लोकतंत्र में हम यह नहीं कह सकते कि नहीं साहब ये होगा, लेकिन हम अपनी जो कही बातें हैं उनकी आज भी अभी भी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। हम वापस से बहुमत के साथ में सरकार बनाने वाले हैं। राजस्थान में हम 2014-2019 को वापस दोहराने वाले हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अभी तक आए हुए 2 या 2.5 घंटे के परिणामों के मुताबिक अगर कांग्रेस या अन्य कोई पार्टी या अन्य कोई व्यक्ति ये मानता है कि नहीं ये बीजेपी की हार है या बीजेपी की शिकस्त, तो मैं उन्हें प्रचुर बुद्धि के व्यक्ति उन्हें नहीं मानता। अच्छा, जिस तरीके की बातें चल रही हैं, प्रधानमंत्री जी वाराणसी से इस समय चुनावी मैदान में तो हैं और आंकड़े जो हैं वो बता रहे हैं कि चुनावी मैदान के साथ साथ प्रधानमंत्री इस समय आगे चल रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी का जो सिनेरियो सेट किया गया था वो ये था कि एक बहुत बड़ी अंतर से जीत प्रधानमंत्री को गिफ्ट में देनी, तोहफे में देनी है।
तो उस आंकड़े को क्या आप बता पाएंगे सर? अगर इन अभी तक के जो आंकड़े हैं उसको देखते हुए क्या लगता है आपको कि कितनी बड़ी जीत का अंतर होगा प्रधानमंत्री के लिए? देखिए अनुराग जी, मैं वापस वही कहूंगा आपको कि अनुराग फाइनल जो जीत के आंकड़े हैं, कितना बड़ा तोहफा माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने वाला है, ये तो शाम को ही तय होगा। लेकिन लोकतंत्र का पर्याय, जनता का आदेश सिरोधार्य, यही प्रायोरिटी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है फिरोजाबाद में सपा के अक्षय यादव, बदायूं में सपा के आदित्य यादव 5419 वोट से पीछे। आजमगढ़ में सपा के धर्मेंद्र यादव 31,665 वोटों से आगे। मैनपुरी में सपा की डिंपल यादव 58,638 वोटों से आगे चल रही हैं। वहीं कन्नौज में सपा के अखिलेश यादव 48,326 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। फिरोजाबाद की अगर बात की जाए, फिरोजाबाद में सपा के अक्षय यादव इस समय आगे चल रहे हैं। तो बदायूं में सपा के आदित्य यादव 5,419 वोटों से। आजमगढ़ में सपा के धर्मेंद्र यादव 31,665 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। कन्नौज में सपा के अखिलेश यादव 48,326 वोटों से आगे। तो फिरोजाबाद में सपा के अक्षय यादव 38,577 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। नवीन जी, लेकिन जिस तरीके की अभी स्थिति राजस्थान की अगर हम बात करें, आप बात कर रहे हैं 29 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से कांटे की टक्कर चल रही है, 14 पर बीजेपी और 11 पर राजस्थान में कांग्रेस बड़ा बढ़त बनाए हुए है। कांटे की टक्कर है फिलहाल। जो बार बार आप कह रहे हैं कि अभी 50% से ज़्यादा अभी चीज़ें बाकी हैं, लेकिन टक्कर तो अभी शुरुआती जंग से ही मैदान में है। कांग्रेस को किस नजरिए से देख पाते हैं सर इस बार? अगर चुनावी मैदान में अगर बात की जाए, कांग्रेस को क्या नजरिया है आपको कांग्रेस को लेके? कांग्रेस से मेरा एक यही प्रश्न है जी। कांग्रेस से मेरा यही प्रश्न है कि कांग्रेस का दावा पहले 10 सीट और 12 सीटों का था। मैं जानना चाह रहा हूं कि 25 में से 10-12 सीटें जो उनकी रिजर्व हैं वो कौन सी हैं, जहां वो नहीं जीतने वाले हैं वो कौन सी सीट। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपके मंच के जरिए से, आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के आपकी आवाज चली जी 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 आ रही है सर। तो मेरा कहना है कि कांग्रेस पहले जो 10 या 9 सीटों का 8 सीटों का कयास लगाकर कांग्रेस चल रही या 12 सीटों का कयास लगाकर चल रही थी। आज भी अगर कांग्रेस का भी अभी रिसेंटली घंटे 1.5 घंटे के रुझान को देखकर अगर कांग्रेस की मन मानसिकता बदल गई हो और उन्होंने अपने बयानों कोई बदलाव कर लिया हो तो बात अलग है। अदरवाइज 10 से 12 सीट का दावा कांग्रेस जो है राजस्थान में अपने लेके चल। अच्छा सर, तो अभी राइट नाउ जो प्रश्न है, जो जानना मैं चाहता हूँ वो ये है कि कौन सी 10-12 सीटें जिनको आप अपनी नहीं मानते? नहीं बिल्कुल सही बात है सर, सवाल बिल्कुल जायज है आपका। लेकिन सर एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, एक सवाल जो सभी के मन में है कि बीजेपी के पास तो अपने प्रधानमंत्री का चेहरा है, और अगर इंडिया गठबंधन अगर जीतती है, अगर लगा हुआ है, अगर मगर की बात है सर, वो तो शाम तक तस्वीर साफ होगी, अगर जीतती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो संगठन में लोग जुड़े हुए हैं, जो पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं, सब अपनी ढपली अपना राग बजाते हैं। यहाँ कितने राउंड देखिए कितने राउंड होने? 28 मैं आपको एक सबसे पहले तो आपने जो जहां से आपका वाक्यांश, आपका सेंटेंस शुरू हुआ, मैं वहां से बात करूंगा। आपने मुझे कहा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास में नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र जी भाई मोदी का चेहरा, तो मैं आपको ये सबसे पहले ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये नरेंद्र भाई मोदी का चेहरा नहीं, ये विकास का चेहरा, ये वो चेहरा है जो देश को प्रगति की ओर लेकर जा रहा है, जो वो चेहरा है जिस पर देश की जनता जनार्दन भरोसा करती है। उसको आप नरेंद्र भाई मोदी के रूप में भी देख सकते हैं
और उसे आप भारतीय जनता पार्टी के एक अदने से कार्यकर्ता के रूप में भी देख सकते हैं। अब रही बात, आप कहना चाह रहे हैं कि साहब ये इंडिया गठबंधन जो है इनके पास कौन सा चेहरा है, तो चेहरों की लड़ाइयां तो साहब देखिए अभी इनकी क्लियर ही नहीं हो पा अभी तो तृणमूल वाली दीदी जो है, वो तृणमूल वाली दीदी इनको कहती हैं कि भैया टीएमसी का समर्थन तो आपको रहेगा, लेकिन बाहर से रहेगा और हमारी शर्तों पर है। तो आपका अगर जो है वो मगर है, अगर मगर वो अगर मगर हो ही नहीं सकता, वो असंभव बात, उसकी अपने को चर्चा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नवीन जी, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता नीता चौधरी जी भी जुड़ गई हैं और आपका सवाल जो था, अब हम सीधे सवाल भी पूछ लेते हैं जो आप सवाल पूछना चाह रहे थे सर। जी बिल्कुल, मैं गीता जी बिल्कुल से आप वो सवाल दोबारा नीता जी से पूछ सकते हैं। नीता जी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। नवीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान से बीजेपी प्रवक्ता हैं। चलिए नवीन जी, अभी आपसे बात कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। अगर सीट पे बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में नवीन जी जिस तरीके से हम तस्वीर देख पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री खुद चुनावी मैदान में हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके के अभी तक तस्वीर सामने आई है, एनडीए को 32 और समाजवादी पार्टी को 47 सीटों पर बढ़त मिली है। यानी कि जो 47 सीटों का बढ़त लेकर इस समय समाजवादी पार्टी चल रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो 80 में 80 सीटों की जीत का दावा किया जा रहा था। कहना वही है अनुराग जी कि अभी मैं वापस आपको वही बात कहूँगा, पिक्चर अभी बाकी। आप देखिए किस किस विधानसभा क्षेत्र की पेटियां खुल चुकी हैं, किस किस विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम एक्सपोज हो चुकी है, उसका डाटा आ चुका है, ये उस पर डिपेंड है। मतलब पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन बॉक्स ऑफिस का रिजल्ट जो आएगा उस पर कहीं ना कहीं आप मान के चल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की फिल्म जो है फ्लॉप साबित होगी। 100%। तो मतलब जीत का जश्न बीजेपी शाम को मनाने वाली है सर, एक बार फिर से शाम को जीत का जश्न जोरदारी से मनाने वाली है, पूरा भारतवर्ष जीत का जश्न जोरदारी से मनाने वाला है। और राजस्थान में जिस तरीके से जो कांग्रेस की फ्लाइट उड़ रही है, जो पायलट साहब हैं वो क्या क्रैश होने वाला है? मैं देखिए, शब्दों की अपनी मर्यादा है, मैं नहीं कहूंगा कि किसी का फ्लाइट क्रैश होने वाला है, लेकिन सर इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि इस बार चुनाव में सर हमने शब्दों और भाषा की मर्यादा है उसको बहुत बार टूटते हुए देखा है। इसलिए हम चाह रहे थे कि बहुत संयमित तरीके से अगर आप अपनी बात रखें, क्योंकि कांग्रेस का जो हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन अनुचित की पुनरावृत्ति श्रेष्ठ नहीं रहती, आप बेहतर समझते हैं। अच्छा सर, राजस्थान में जो खास तौर से सर अगर राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान एक पर्यटन स्थल तो है ही है, लेकिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो लोगों के सामने परेशानी का सबब है वो है पानी को लेके, क्योंकि एक रेगिस्तान से जुड़ा हुआ एक प्रदेश है और सबसे ज़्यादा भीषण गर्मी का प्रकोप भी झेलता है यहाँ पर। तो यहाँ के विकास को लेकर बीजेपी का क्या एक रोड मैप अगर होगा, अगर जब तीसरी बार सरकार बनती है सर? ARCP की योजना मेरे को लगता है आपको ध्यान में होगा, आपको पता होगा, आप पद से जुड़े हुए व्यक्ति जी, मीडिया के चौथे स्तंभ को संभालते हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को आप संभालते हैं, तो आपके ध्यान में होगा ARCP योजना राजस्थान सरकार लेकर धरातल पर आ चुकी है, उसके ड्राफ्ट तैयार हो चुके। राजस्थान की प्रमुख नदियों नहरों को आपस में जोड़ने का काम धरातल पर अपना साकार रूप ले चुका है और बहुत जल्दी नशा की आप राजस्थान में बात कर रहे हैं वो दूर होने वाली है। कहना आपको ये चाहिए कि जो काम पिछले 70 सालों में दीगर पार्टियां राजस्थान के लिए नहीं कर पाई, ऐसा काम को करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने आते ही राजस्थान की धरती पर उसका पदार्पण किया है। यह आपको उच्चारण करना चाहिए। बिल्कुल नवीन जी, और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप शाम को जश्न मनाएंगे सर।